पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक गाड़ी बार बार दिखाई दे रही है, यानी कि ये डिफेंडर का चाइनीज वर्जन लगने वाली गाड़ी, जिसका नाम है जेटॉर T2। ना तो ये गाड़ी इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है और ना ही ये गाड़ी वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा सिग्निफिकेंस रखती है जैसा कि जी वैगन या फिर डिफेंडर जैसी गाड़ियां रखती हूँ। लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया इसको अच्छी खासी कवरेज दे रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि जिंदल साउथ वेस्ट एके जिंदल स्टील इंडिया की तीसरी और मेजर कार कंपनी खोलने का मन बना चुकी है। यस, ये सिर्फ कोई एक रीबेस्ट कार की एंट्री नहीं है, बल्कि $23 बिलियन की जिंदल, टाटा और महिंद्रा के बाद इंडिया को खुद का तीसरा पैसेंजर कार ब्रांड देने जा रही है, जिसका नाम भी JSW मोटर्स ही होगा, मतलब उनके नाम पर ही। और इस ब्रांड का इंडिया में JSW के अंडर ऑपरेट करने वाली MG से कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सवाल बड़ा उठता है, और वो ये कि जिंदल जब इतने बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर हैं तो वो एक चाइनीज कार मेकर की गाड़ी को रीबैच करके इंडिया में क्यों ला रहे हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रीबैच गाड़ी ही क्यों? टाटा और महिंद्रा तो खुद की गाड़ियां बनाते हैं, तो वो वैसा क्यों नहीं कर रहे? एक जीरो से गाड़ी लेकर क्यों नहीं आ रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस एक सवाल पर पूरी कंपनी का पास या फिर फेल होना टिका हुआ है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा मुश्किल बिजनेस होता है और इसमें फेलियर रेट बहुत बड़ा होता है। और इसीलिए इन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में से मेरा सबसे पहला सवाल यही बनता है कि ये कॉन्ग्लोमरेट इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? देखो, इसके पीछे ना मुझे 4 बड़े रीजंस दिखाई देते हैं। पहला है डिजायर, दूसरा है फ्यूचर प्रूफिंग, तीसरा है एक्सपीरियंस और चौथा है अपॉर्चुनिटी। चलो सबसे पहले हम डिजायर वाले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। JSW ग्रुप ऑलरेडी स्टील, एनर्जी, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंट, ऑलमोस्ट हर मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रेजेंट है। लेकिन एक चीज जो हर एक कॉन्ग्लोमरेट के लीडरशिप के दिमाग में होती है, वो है कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड बनाना। स्टील बेच के आप प्रॉफिटेबल तो हो सकते हो, लेकिन भारत के घर घर में आपको वो पहचान नहीं मिल पाती है। वहीं एक कार ब्रांड आपको ओवरनाइट इंडिया के हर एक मिडिल क्लास फैमिली के डिनर टेबल पर कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बना सकता है। यानी कि मेरे हिसाब से हो सकता है कि ब्रांड एक बड़ी और मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन चाहता हो, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है, एक बड़ा मोटिवेटर होना चाहिए, जो कि इनके केस में है अपॉर्चुनिटी। इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, और इसमें भी अगर हम EV सेक्टर की बात करें तो वो अगले 10 से 15 सालों में बहुत बड़ा होने वाला है। और फिर नीति आयोग का तो टारगेट ये है कि 2030 तक इंडिया में बिकने वाली हर 3 में से 1 कार इलेक्ट्रिक हो, यानी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके सामने है। और इसीलिए JSW ने अपना टारगेट भी बहुत बड़ा रखा है। वो 2030 तक इंडिया की EV मार्केट का 33% कैप्चर करना चाहते हैं। और ये कोई छोटा गोल नहीं है। अभी जितनी टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकते हैं ना, ये उनकी कंबाइन सेल से भी ज़्यादा होगा उस टाइम पर। इसके बाद जो तीसरी चीज़ JSW के फेवर में जा रही है थोड़ी, जिसकी वजह से वो एक कार कंपनी खोलने का विचार बना रहे हैं, वो है एक्सपीरियंस। JSW के पास MG की इंडिया के अंदर पार्ट ओनरशिप है, तो वो कार बिजनेस चलाने के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे ऑलरेडी, जिसका फायदा उनको अपनी कंपनी के अंदर मिल सकता है अपने एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करके। और चौथी चीज है स्टील सिनर्जी, जिसकी वजह से ये गाड़ी का बिजनेस खोलना चाह रहे हैं। JSW खुद इंडिया के अंदर एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, और गाड़ी के अंदर 60 से 65% जो वेट होता है ना, वो स्टील का ही होता है। अगर परसेंटेज हटा के नंबर्स में बात करूँ तो रफली 900 से लेकर 1200 किलो तक की स्टील गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होती है। मतलब बिल्कुल ही जो छोटी गाड़ियाँ होती है उनमें तो कम होती है, लेकिन वैसे इतनी हो जाती है। और जो प्रीमियम SUVs होती हैं, डिफेंडर वगैरह जैसी, उनके अंदर तो और भी बहुत ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री वाइड अगर हम देखें तो स्टील एक कार के टोटल बिल ऑफ मटेरियल में 8 से 12% बनता है। और अगर आप खुद एक स्टील मैन्युफैक्चरर हो तो आपको थर्ड पार्टी स्टील मैन्युफैक्चरर्स के प्रॉफिट्स नहीं देने हैं, क्योंकि आप खुद स्टील बना रहे हो और वही स्टील आपकी गाड़ी में लग रहा है, तो जो स्टील बनने की कॉस्ट है वही गाड़ी के अंदर ऐड हो जाएगी, जिसके चलते ऐसी कंपनी को 3 से 5% का मार्जिन एडवांटेज मिल सकता है हर कार पर। वहीं ऑटो इंडस्ट्री में जो नेट मार्जिन है वो 6 से 8% का होता है। इसके अलावा EVs के मामले में भी JSW मोटर्स को एक एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि EVs में बैटरी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी जो शैसी होती है ना, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स के बेस में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो गाड़ी की बॉडी फ्लेक्स करेगी। और JSW ने ऑटोमोटिव ग्रेड की एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील में हैविली इन्वेस्ट कर रखा है पिछले 5 सालों से, यानी यहाँ पर भी कॉस्ट के अंदर उनको एज मिलने वाली है। स्टील के अंदर मार्जिन ज़्यादा मिलने की वजह से क्या होता है, वो हमें टाटा मोटर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देता है। वो ऑलरेडी मोटी स्टील वाली बिल्कुल टैंक नुमा कार्स बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल एंट्री लेवल से, क्योंकि टाटा स्टील टाटा मोटर्स की सिस्टर कंपनी है, तो उनको वहाँ पर फ़ायदा मिल जाता होगा। तो अब JSW क्यों इस धंधे के अंदर आना चाहते हैं, वो बात हम लोग समझ चुके हैं। तो इसीलिए अब हम दूसरे और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर JSW इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, अगर उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ है, स्टील है, तो वो खुद की कार क्यों नहीं डिज़ाइन करते हैं? एक मेड इन इंडिया बाय JSW SUV क्यों नहीं बनाते हैं बिल्कुल जीरो से? देखो, इसका जवाब एक ही है, और वो है टाइम। एक नई कार को जीरो से डिज़ाइन करना, उसको इंजीनियर करना, टेस्ट करना, सर्टिफाई करना और प्रोडक्शन रेडी बनाना, इसके अंदर 5 से 7 साल लग जाते हैं, वो भी उन कंपनीज को जो ऑलरेडी काम कर रही हैं इस फील्ड के अंदर। एक नए प्लेयर के लिए इजीली 8 से 10 साल का गेम है,
और उसमें भी इस बात के चांसेस होते हैं कि वो एग्जिस्टिंग OEMs की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी को मैच ना कर पाए। और इसीलिए सिर्फ JSW ही नहीं बल्कि बाकी ब्रांड्स जो आज बहुत बड़े बने बैठे हैं उन्होंने भी स्टार्टिंग इसी तरीके से करी है, दूसरे ब्रांड्स की गाड़ियों को असेंबल करने से या फिर उनकी रीबेस्ड गाड़ियों को लॉन्च करने से। जैसे कि सबसे पहले मैं हुंडई की बात करना चाहूंगा। हुंडई ने 1968 में फोर्ड की कॉर्टिना को कोरिया के अंदर असेंबल करने से शुरुआत करी थी और वो खुद की गाड़ी 1975 में लेकर आए थे जिसका नाम था पोनी। यानी दूसरों की गाड़ियां असेंबल करने से खुद की गाड़ी लाने में उनको 7 साल लग गए। वैसे अगर हम महिंद्रा की बात करें तो वो 1947 से विलीज जीप के लाइसेंस के अंडर कार्स को इंडिया में असेंबल करते आ रहे थे और बाद में जब वो अपनी गाड़ियां बनाने भी लगे तब भी उनकी गाड़ियां काफी हद तक विलीज जीप जैसी ही दिखाई देती थी, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ। वो तो हमने बहुत रिसेंटली देखा है कि महिंद्रा ने खुद का डिजाइन, खुद की टेक्नोलॉजी, खुद के इंजन पे काम करा है, मतलब पिछले 20 साल में, वरना पहले वो उसी तरीके की गाड़ियां लाते थे। इसके अलावा SAIC जो खुद MG को ओन करती है वो खुद दशकों तक VW और GM के साथ चाइना के अंदर जॉइंट वेंचर में थी और वो उनकी कार्स को या तो चाइना में रीबैच करके बेचते थे या उनके प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ियां बनाते थे। फिर अगर मैं बात करूँ स्कोडा की तो वैसे तो वो बहुत पुराना ब्रांड है, 100 साल पुराना ब्रांड होगा वो, लेकिन 80s तक ना वो बर्बाद हो चुका था क्योंकि उनकी गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा पीछे हो चुकी थी। कुछ एम्बेसडर वाला केस समझ लो, गाड़ी 2010 तक तो बिकती रही लेकिन थी वो 70s वाली गाड़ी ही। तो वैसा कुछ सिमिलर सा हाल था स्कोडा का 80s तक। तब फिर 90s में VW ने स्कोडा के अंदर स्टेक एक्वायर करे और इनके साथ अपने प्लेटफॉर्म को और टेक्नोलॉजी को शेयर करा, जिसके बाद स्कोडा ऑक्टाविया जैसी लेजेंडरी गाड़ियां निकल कर आई। यानी कि स्कोडा भी VW की वजह से जिंदा हो पाई है फिर से। यानी कि आज की डेट में बहुत बड़े जो कार ब्रांड्स बने बैठे हैं उन्होंने एक टाइम पर किसी ना किसी प्लेयर की गाड़ियों को बेचा है, मार्केट समझी है, बिजनेस समझा है और फिर तब अपनी खुद की गाड़ियां लेकर मार्केट के अंदर आए हैं। और ऐसा ही कुछ शायद से JSW भी करना चाहते हैं। उनके कुछ इंटरव्यू से लगता है कि वो भी कुछ टाइम बाद अपनी खुद की गाड़ियां लेकर आएंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि JSW मोटर्स के CEO रंजन नायक ने ऑटो कार को बोला है कि उनके पास अभी 150 इंजीनियर्स हैं। ये 2027 तक बढ़कर 500 हो जाएंगे और 2029 तक बढ़कर ये 2000 हो जाएंगे। अभी उनका फोकस लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया के लिए कार्स को कैलिब्रेट करने पर है, जो वो स्टार्टिंग में इंपोर्ट करेंगे, लेकिन आगे चलकर वो फुल व्हीकल डेवलपमेंट भी करने वाले हैं। यानी कि उनका प्लान डेफिनेटली है खुद की एक गाड़ी जीरो से बनाकर इंडिया में लॉन्च करने का। और पर्सनली मुझे ये वाली बात बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है कि ब्रांड सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है और जो वो चाह रहे हैं वैसे ही करते हैं तो वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल शुरुआत तो चाइनीज SUVs के साथ ही करनी पड़ेगी। लेकिन चाइनीज कार्स ही क्यों, और उसमें भी ये चेरी की जेटोर ही क्यों? क्या कोई और ब्रांड या फिर कोई और नेशन की गाड़ियां नहीं लेकर आ सकते थे वो इंडिया में, कंसीडरिंग चाइनीज की तरफ जो इंडियंस का माइंडसेट है उसको ध्यान में रखते हुए? देखो, चाइनीज ब्रांड्स चूज करने के और उसमें भी जेटोर को चूज करने के कुछ ये मेजर रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस EV इकोसिस्टम है। BYD, चेरी, गीली, SAIC, ग्रेट वॉल, एक से एक बड़े ब्रांड्स हैं इनके पास। उसमें भी जो बैटरी टेक है, मोटर एफिशिएंसी है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, हर एक चीज़ के मामले में ये एक पीक पर जा चुके हैं और जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है वो पूरा का पूरा एक देश के अंदर ही है। किसी भी कंपोनेंट के लिए, किसी भी तरीके की इंजीनियरिंग के लिए इनको देश से बाहर फिलहाल नहीं जाना पड़ता है। दूसरा, चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स की और बैटरी सेल्स की पूरी पकड़ है, जिसका फायदा JSW को मुश्किल वक्त पे मिलेगा। तीसरा, चाइना हमेशा से ही बाकी देशों को मुकाबले सस्ती और ज्यादा एडवांस गाड़ियां बनाता है उसी प्राइस पर, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा वैल्यू मिलती है और एक नए कार ब्रांड के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी नए हो तो आपको कोई खरीदेगा क्यों? कुछ ना कुछ तो USP आपको दिखानी पड़ेगी। और चौथा जो रीजन है वो है जियोपॉलिटिकल रीजन। चाइनीज OEMs इंडिया के अंदर अपनी गाड़ियों के साथ डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। 2020 में गलवान के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर प्रेस नोट 3 इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी मेजर लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, मेजरली यहाँ पर चाइना की बात हो रही है, इंडिया के अंदर FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के नहीं कर सकते और गवर्नमेंट ये अप्रूवल नहीं देती है। हम देख रहे हैं कि BYD बहुत टाइम से इंडिया के अंदर FDI करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा और इसीलिए वो अभी तक गाड़ियों को इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से डायरेक्टली इंडिया के अंदर। तो इसीलिए JSW और चाइनीज OEM दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन है। चाइनीज कंपनी को दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कार मार्केट मिलेगी, जिसकी वजह से उनके एक और ब्रांड का एक्सपोजर इंडिया के अंदर आएगा और JSW को एक रेडीमेड गाड़ी मिल जाएगी। अब चाइना वाला एंगल तो हम लोग समझ चुके हैं, तो अब प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी को भी समझ लेते हैं, यानी कि जेटोर की ये डिफेंडर नुमा गाड़ी ही क्यों? वेल, एक जवाब तो सवाल में ही मिल गया है हमें, यानी कि डिफेंडर जैसी दिखती है गाड़ी। इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर भयंकर क्रेज है डिफेंडर का इस टाइम, और ज्यादातर ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को डिफेंडर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चक्कर में मैंने तो एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बताया कि कैसे ज्यादातर कार ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को डिफेंडर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपनी SUVs को, ताकि उनकी सेल्स बढ़ सके।
तो इस शेप का, इस डिज़ाइन का इम्पैक्ट है सेल्स पर, इतना हमें पता लग चुका है और इसीलिए JSW ने इस गाड़ी को चूज़ करा। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा रीज़न ये भी है कि ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड वर्जन के साथ आएगी और ये पहली गाड़ी ऐसी होगी जो 50 लाख के अंदर प्लग इन हाइब्रिड के साथ आने वाली है। यानी कि इसके अंदर एक इंजन भी है, एक मोटर भी है और फिर भी ये एक्सटर्नली चार्ज करी जा सकती है, जिसकी वजह से ऐसी गाड़ियों की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा लंबी निकल कर आती है। जैसे कि अगर मैं जेटॉर T2 की बात करूँ तो इसके अंदर एक 26.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो कि एक हाइब्रिड गाड़ी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अगर हम कंबाइंड पावर की बात करें तो ये गाड़ी निकालती है 221 bhp की पावर। और अगर हम पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों की कंबाइंड रेंज देखें इस गाड़ी के अंदर, तो ये गाड़ी एक बार पेट्रोल डलवाने पर 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। ये ब्रांड का क्लेम है, जो कि बहुत बड़ा क्लेम है। और क्योंकि इसका जो बैटरी पैक है वो इतना बड़ा है, इसकी वजह से ये गाड़ी 100 किलोमीटर आराम से चल सकती है एक दिन के अंदर। यानी कि आपको अपने डेली ऑफिस कम्यूट्स के लिए गाड़ी का इंजन चालू करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस गाड़ी को शुरुआत में CKD राउट से इंडिया लाया जाएगा, यानी कि शुरुआत में चाइना से इस गाड़ी के पार्ट्स इंडिया में आएंगे और इसको यहाँ पर असेंबल किया जाएगा। लेकिन सिर्फ इसी साल के एंड तक इस गाड़ी को 80% लोकलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि 80% पार्ट्स जो इस गाड़ी के अंदर लगेंगे वो लोकलाइज्ड होंगे और इस गाड़ी की फुल ऑन मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी सिर्फ इस साल के एंड तक ही, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन JSW का सिर्फ यही गाड़ी लाने का प्लान नहीं है। T2 आने के बाद वो हर 3 से 6 महीने में एक नई गाड़ी लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन अभी ये वाली बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि वो कौन कौन सी गाड़ियां लेकर आएंगे, पर कुछ स्पेकुलेशंस है, जैसे कि वो एक 7 सीटर प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी लेकर आएंगे, एक इलेक्ट्रिक SUV भी आएगी और शायद से टीगो सीरीज की एक गाड़ी भी आएगी, जो कि चेरी ब्रांड की कार है, जिसका सब ब्रांड जेटोर खुद है। तो प्लान्स तो बहुत बड़े हैं ब्रांड के, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने में ब्रांड को कई तरीके की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है और अभी भी कर रहे हैं। और उसका सिर्फ एक रीजन है इंडिया चाइना के रिलेशंस, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर चाइनीज इंपोर्ट्स को लेकर अभी भी सख्ती है। जैसे फिलहाल JSW की बात करें तो उनको अप्रूवल्स मिलने में देरी हो रही है पार्ट्स को चाइना से इंडिया लाने में। जैसे कि JSW ने दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लेटर लिखा था, जिसमें JSW मोटर्स ने कहा था कि उन्हें एक चाइनीज सप्लायर के लिए अप्रूवल चाहिए ताकि वो सप्लायर से गाड़ी के ग्लास, विंडस्क्रीन और सनरूफ वगैरह इंडिया के अंदर मंगवा सके। और उन्होंने ये बोला था कि अगर ये पार्ट्स टाइम पर नहीं आते हैं तो गाड़ी का जो लॉन्च है वो अगले साल में शिफ्ट करना पड़ेगा। सरकार से उन्हें ये रिक्वेस्ट इसलिए करनी पड़ी कि अगर टाइम पर ये पार्ट्स नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी पहली गाड़ी का लॉन्च डिले करना पड़ेगा और ये गाड़ी इस साल लॉन्च ही नहीं हो पाएगी, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ना, फेब की है, तो हो सकता है अप्रूवल उनको अब तक मिल चुके हो। अच्छा, इसके अलावा दूसरी दिक्कत आ सकती है PLI से जुड़ी हुई, यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, जिसमें सरकार EV एडॉप्शन के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है कार मैन्युफैक्चरर्स को। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि गाड़ी की प्रोडक्शन लोकलाइज होनी चाहिए और 50% से ज़्यादा जो पार्ट्स गाड़ी के अंदर डले होने चाहिए या फिर उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए वो डोमेस्टिक होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि JSW को इनिशियली सरकार की फंडिंग का फायदा मिल पाएगा, क्योंकि ये गाड़ी शुरुआत में तो CKD राउट से ही आ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट्स ही चाइना से आएंगे। अच्छा, इन बातों के अलावा मेरे हिसाब से एक छोटा सा हर्डल इंडियन माइंडसेट का भी होने वाला है। कुछ इंडियंस चाइनीज मेड कार लेना पसंद नहीं करते, कुछ लोग BYD और MG की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते हैं हमारे और चाइना के बनते बिगड़ते रिश्तों की वजह से। और फिर यहाँ पर तो JSW एक पूरे कार ब्रांड के अंदर चाइनीज कार्स को रीबैच करके बेचने वाले हैं, अलग अलग मॉडल्स को उनके, और फिर उनको अगले 4 से 5 साल कम से कम लगेंगे अपनी खुद की गाड़ी बनाने में। और बेशक वो गाड़ियाँ इंडिया के अंदर ही बनाने वाले हैं अगले साल से ही, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाइनीज ऑरिजिन की गाड़ियों को अपने साथ जोड़कर नहीं देखना चाहेंगे, मतलब ओरिजिन तो उनकी वही है इसीलिए। लेकिन इस पूरी बात के अंदर मैंने एक चीज़ बार बार बोली है, और वो है कुछ लोग, क्योंकि ये जानने के बाद कि गाड़ियाँ यहीं पर बन रही हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया का जो पैसा है वो ज़्यादातर इंडिया के अंदर ही घूमने वाला है, इंडिया के लोगों को ही मिलने वाला है ज़्यादातर, तो ये बात कई लोगों के ऊपर असर डालेगी और कई लोग इस गाड़ी की तरफ आना चाहेंगे। मेरे हिसाब से कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों को वैसे JSW की गाड़ी लेने में कोई परहेज नहीं होगा, कंसीडरिंग JSW इंडिया का ही ब्रांड है। और फिर चाइनीज़ कार्स के खिलाफ जिस लेवल पर नेगेटिविटी इंटरनेट पर है, वो चीज़ हमें सेल्स में उतनी दिखाई देने को नहीं मिलती है, लेकिन बिक रही है। क्योंकि अगर मैं MG की विंडसर की बात करूं तो वो इंडिया के अंदर इस वक्त टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है। यानी कि ये जो इंटरनेट पर चाइनीज़ कार्स को लेकर नेगेटिव शोर मचता है, ये ग्राउंड लेवल पर बहुत कम देखने को मिलता है। चलो वीडियो कंक्लूड करते हैं। पहले मुझे ये लग रहा था कि JSW बस एक रीबैच्ड गाड़ी बेचने वाले हैं, लेकिन अब जब मैंने ये जाना है कि ये ब्रांड फुल फ्लेजेड इंडियन कार ब्रांड बनने वाला है, जिसमें गाड़ियाँ भी इंडियन होंगी आगे चलकर, इस बात से मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हो? इनकी चाइनीज स्टार्ट से लेकर इनके जो खुद आगे चल के गाड़ियाँ बनाने के सपने देख रहे हैं, उस सब के बारे में आप क्या सोचते हो वो जरूर कमेंट के अंदर बताओ। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और व्हाट्सएप वगैरह पर भी भेजो लोगों को, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा शेयर होती है तो हमारी रीच बढ़ती है। थैंक यू।